हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की ये सेकंड क्लास होगी पॉलिटी की। इसमें क्या देखेंगे हम? संविधान सभा के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे। संविधान सभा का पहला प्रस्ताव कहाँ से आया, फिर आगे मांग कैसे बढ़ी, फिर संविधान सभा बनी तो कैसे, क्या उसकी रूपरेखा थी, कैबिनेट मिशन आया जो उसने क्या दिया, फिर उसमें कौन कौन से मेंबर्स थे, कितनी समितियां थी, क्या क्या कार्य किया, कब बैठ के, पूरा एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलो ये शुरू करते हैं। देखो, संविधान सभा बनने से पहले एक अंतरिम सरकार बनी थी। अंतरिम सरकार में सारे इंडियंस ही थे, कांग्रेस के लोग थे और मुस्लिम लीग के लोग थे। मुस्लिम लीग अब चूंकि पाकिस्तानी हो गए ये लोग, तो उस टाइम पे सारे लोग इंडियन थे, तो सारे इंडियन लोग को मिला के एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। वो इसलिए बनाई गई थी कि अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया था, कि वो अब देश छोड़ के जाएंगे। 1945 के आसपास ये चीज़ें डिसाइडेड हो गई थी, ठीक है। तो अब धीमे धीमे पावर इनको ट्रांसफ़र करनी थी। पावर कैसे ट्रांसफ़र करते, तो एक स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो, सारी चीज़ें, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही थी। उसी में से ही एक व्यवस्था थी अंतरिम सरकार की। सरकार हो जाएगी, एक बहुत सारी चीज़ें ये लोग संभालने लगेंगे और धीमे धीमे चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो उस अंतरिम सरकार के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अंतरिम सरकार में कौन से मंत्रालय किसके पास था, तो वो सारी चीज़ें देख लो आप। जवाहरलाल नेहरू थे, इनके पास राष्ट्रमंडल था और विदेश मंत्रालय था। राष्ट्रमंडल संबंध और विदेश मंत्रालय। जब ये स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद सरकार बनेगी भारत की, ठीक है। अभी तो ये अंतरिम सरकार 1946 वाली है, ये 47 में ये सरकार बनेगी, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू आपके पीएम हो जाएंगे, विदेश मंत्रालय भी इनके अंडर में रहेगा और राष्ट्रमंडल भी रहेगा, तब भी रहेगा। सरदार पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके पास था, बाद में भी इनके पास यही मंत्रालय रहेगा जब 1947 में स्वतंत्रता के बाद सरकार बनी। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय है इनके पास। जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय। बाबू जगजीवन राम, ये इनके बारे में हल्का सा डेटा है। मीरा कुमार को आप लोग जानते होंगे, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी, अपनी बिहार की हैं, ठीक है। तो इन्हीं के डैडी थे बाबू जगजीवन राम। ये अभी भी स्वयं मंत्री थे अंतरिम सरकार में, बाद में भी ये स्वयं मंत्री ही रहेंगे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली, जैसा मैंने बोला, मुस्लिम लीग के एकमात्र बड़े नेता थे जो मुस्लिम लीग ने भेजा था अंतरिम सरकार में, वो थे लियाकत अली, और ये वित्त मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल अभी विधि मंत्री हैं, मतलब कानून मंत्री। जब स्वतंत्रता के बाद सरकार बनेगी तो यहाँ पे कौन आ जाएंगे? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर बन जाएंगे आपके कानून मंत्री। तो ये सरकार जानना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। हर वो चीज़ कॉर्नर हमने टच किया जहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है, वो हमने छोड़ा नहीं है। तो जो लोग भी इस चीज़ को पूरा करते चलेंगे, समझते चलेंगे और जो बोला गया उसको नोट करते चलेंगे, समझ लीजिएगा बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी एग्जाम वाले को एक भी क्वेश्चन बाहर से बनाना, ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान सभा, जो मैंने बोला कैबिनेट मिशन आया था 1946, इसने कुछ उपाय सुझाए थे, तो उसी के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। कुल संख्या कितनी थी? 389। 296 ब्रिटिश भारत बोला जाता था। दो प्रकार के थे, एक देसी रियासतें थी, ये भी ब्रिटिशों के अंडर में आती थी। इनके विदेश मामले और भी बहुत सारे मामले, संचार मामले कौन? ब्रिटिश ही देखते थे, लेकिन इनको थोड़ी सी स्वायत्तता मिली हुई थी, राजा लोग थे यहाँ पे, राज करते थे। तो ये देसी रियासतें हो गई। 93 प्रतिनिधि देसी रियासतों से चुने जाने थे और 296 प्रतिनिधि आपके कहाँ से? ब्रिटिश भारत से चुने जाने थे, ठीक है। और ऐसा इन्होंने एक पैमाना बनाया था कि जिससे हर 10 लाख की संख्या से एक रिप्रेजेंटेटिव संविधान सभा में पहुंच जाए। जहाँ पर 10 लाख की संख्या है उनका एक प्रतिनिधि कहाँ है? संविधान सभा में जाए। ऐसा एक इन्होंने फॉर्मूला बनाया था। आगे आते, अब इनका जो प्रतिनिधि थे जो जाने थे, तो जो प्रांतीय असेंबली होती थी प्रांत में, हर प्रांत में विधान परिषद भी कुछ प्रांतों में होती थी, विधानसभा तो होती थी, तो प्रांतीय असेंबली, इसके सदस्यों द्वारा चुनाव होना था। जिस प्रकार से अभी राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव होता है, उसी तरीके से संविधान सभा के मेंबर्स का चुनाव होना था। और किस पद्धति के द्वारा? एकल संक्रमणी मत पद्धति के माध्यम से, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। इसमें बताता हूँ मैं एक प्रणाली क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। इजराइल में यही सिस्टम है। इसमें क्या होता है, सबको अपना अपना एक वो मिल जाता है। अभी क्या है कि जैसे बीजेपी बहुमत में है, इनके सबसे ज़्यादा वोट शेयर है, तो बाकी सब सरकार से बाहर है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, जिसका जितना % वोट शेयर उतने ही सरकार में उसको शेयर मिल जाता है, ठीक है।
कैसे, मैं बताता हूँ कि इसमें जैसे व्यक्ति कोई खड़ा है, ये दो चीज़ें, राष्ट्रपति चुनाव में यही पद्धति अपनाई जाती है आज भी इंडिया में, और राज्यसभा का जो चुनाव होता है, इसमें 4 व्यक्ति खड़े हैं। तो जो व्यक्ति वोट देने वाला होगा वो क्या करेगा, अपनी प्रायोरिटी तय करेगा, पहले वाले व्यक्ति का फर्स्ट पे रखेगा जो उसकी फर्स्ट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके। इसमें ये नहीं है कि एक को वोट दे के निकल आए, इसी को बोलते हैं एकल संकोणीय मत पद्धति। तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी गिनी जाती है सबसे ज़्यादा, तो जो जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड, थर्ड, तो जिसकी सबसे कम फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो बाहर हो जाती हैं, और उसको क्या है, उसके जो वोट होते हैं बाकियों में बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से एक क्रम चलता रहता है, फाइनली एक विनर निकलता है। अब आते हैं आंशिक रूप से चुनी हुई तथा आंशिक रूप से निर्वाचित निकाय, जो संविधान सभा के बारे में बोला जाता है। जैसे नेहरू ने 1935 में बोला था, 1935 में कांग्रेस ने मांग की थी, नेहरू ने 1938 में बोला था कि संविधान सभा है जो भारतीयों के द्वारा क्या होगा, एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आर्टिकल 326। जो भी बीच में बोलता जाए उसको ध्यान रखना। इस टाइम पे अपने को क्या मिला है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला हुआ है, आर्टिकल 326 के तहत मिला हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो भी 18 साल से ऊपर है, पहले 21 साल उम्र थी, फिर राजीव गांधी ने इसको 18 साल कर दिया था, तो जो भी 18+ हैं वो मतदान कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका जेंडर क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, कुछ भी चीज़ें नहीं है, सार्वभौमिक है। जो भी 18+ है सबको मतदान का अधिकार मिलेगा, ये होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये यहाँ पे मिल गया। 1938 में इन्होंने बोला था, बट ये बनी नहीं। संविधान सभा क्या हुई थी, आंशिक रूप से चुनी हुई थी। क्योंकि आंशिक रूप से क्यों चुनी हुई थी कि इसमें जो प्रतिनिधि थे विधान परिषद में, जो राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद थी, इसमें जो प्रतिनिधि थे उन्होंने किसको चुना था, संविधान सभा को, संविधान सभा के प्रतिनिधियों को। विधान परिषद के जो सदस्य भी चुन के आते थे, विधानसभा के जो परिषद बोल रहा हूँ उसमें विधानसभा भी इंक्लूड कर लिया करो, जो विधानमंडल के सदस्य होते थे वो कैसे चुन के आते थे, वो भी सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा नहीं चुन के आते थे, उनके लिए भी सीमित मतदाता थे। मतदान पे तरह तरह की क्या है, एक कंडीशन लगी हुई थी कि वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जिसके पास एक आय का बता दिया था कि इससे ज़्यादा आय हो, और भी चीज़ें थी कंडीशन, शिक्षा वगैरह। तो मुश्किल से 10 या 12% लोग उस टाइम पे मतदान कर सकते थे। तो ये लोग सीमित उससे चुने गए, फिर इन्होंने चुना किसको, संविधान सभा के सदस्यों को। तो ये अपने आप में क्या थी, सीमित मताधिकार द्वारा चुने गए थे। तो आंशिक रूप से चुनी हुई थी। और आंशिक रूप से निर्वाचित कैसे थी, निर्वाचित हो गया ये वाला जो निर्वाचन किया है। और आंशिक रूप से चुनी हुई कैसे थी, या नामांकित जिसको बोल सकते हो, ये दोनों जगह गलत लगी है, चुनी हटा दो। आंशिक रूप से क्या है ये, नामांकित, और आंशिक रूप से निर्वाचित निकाय थी। तो आंशिक रूप से नामांकित कैसे थी, जो देशी रियासतें थी, देशी रियासतें, इन्होंने अपने प्रतिनिधि सीधे नामांकित किए थे। यहाँ पे कोई वोटिंग वाला सिस्टम नहीं था, कोई विधानसभा विधान परिषद थी नहीं, तो इन्होंने क्या किया था, नामांकित किया था। अब आते हैं संविधान सभा हेतु चुनाव कब हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत जो कहलाता था, जो राज्य जहाँ ब्रिटेन वालों का सीधा शासन हुआ करता था, 296 सीट थी, जिसमें से कांग्रेस को 208 मिली, मुस्लिम लीग को 73 मिली, अन्य दल को मिली हैं 15 सीट्स। ठीक है। देशी रियासतें इससे अलग हो गई थी, क्योंकि देशी रियासतों को थोड़ा डर था कि भारतीय संघ बना देंगे, फिर हमारा चीज़ें जो शासन है वो खत्म हो जाएगा। तो जो और जब बंटवारा हुआ तो ये जो आपकी थी टोटल सीटें 389 थी सबसे पहले, बंटवारे के बाद कितनी रहेंगी, 389 में क्या है, देशी रियासतों की भी 93 हैं और 296 ये है। तो ये दोनों मिला के 389 थी, लेकिन जब बंटवारा होगा तो ये दोनों मिला के कितनी बचेंगी, 299। तो ये फैक्ट भी याद रखना जरूरी है। अब आ जाते हैं इसकी कार्यप्रणाली, संविधान सभा की कुछ कार्यप्रणाली वो भी पढ़ना जरूरी है। तो क्या था, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कब चुने गए। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। दूसरी बैठक एक ही होती है, मतलब सत्र एक ही होता है। दूसरे दिन 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को क्या स्थायी अध्यक्ष चुना गया। पहले ये कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। एक्चुअली इनको कैसे चुना गया, सबसे वरिष्ठ थे। तो आज भी आप लोग को पता हो कि आज भी जैसे लोकसभा चुन के आए तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है।
प्रोटेम स्पीकर बोलता है, वैसे परंपरा ये रही कि जो सबसे वरिष्ठ हो, इस बार कौन थे, वीरेंद्र कुमार करके थे। लोग सोच रहे थे कि मेनका गांधी को चुना जाएगा और भी लोगों को। तो इसी प्रकार यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को क्या अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया 9 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने संक्षिप्त में बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस प्रकार का संविधान बनाना चाहते हैं, हमारा देश का शासन किस प्रकार से चलेगा, वो सारा एक रूपरेखा रखा। इसी उद्देश्य प्रस्ताव पे आगे चल के पारित हुआ आपका क्या प्रस्तावना। प्रस्तावना पे सबसे लास्ट में वोटिंग होती है, तो इसी पे पारित होगा प्रस्तावना। तो इसी का ही एक रूप था प्रस्तावना, जो आज भी है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू ने संविधान सभा के सामने पेश किया था, उसको क्या स्वीकार कर लिया गया। अब आते हैं संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, मतलब अप्रोक्स देखोगे तो 3 ईयर्स, लेकिन एग्जैक्ट डेटा है तो वही देखना है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। मूल संविधान में क्या था, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और इसके 22 भाग थे। इस टाइम 25 भाग हैं, ये लिखा है जो है। वर्तमान में 475 के आसपास अनुच्छेद है। ये थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, वर्तमान वाला नहीं ध्यान रखना, क्योंकि अनुच्छेद ऐड होते रहते हैं। कोई भी संशोधन आया, कुछ ऐड भी कर देते हैं, कुछ डिलीट भी कर देते हैं। 12 अनुसूचियां ये फिक्स हैं और 25 भाग अभी फिक्स है, ठीक है। अब आते हैं BN राव। BN राव को प्रथम संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। 24 जनवरी 1950 मतलब संविधान, टोटल संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। क्या माना जाता है, 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। इसके जस्ट 2 दिन पहले एक बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। यही संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है, ये भी ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई, तो लोग क्या लगा के आ जाते हैं, 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसी दिन संविधान लागू हो गया था। वो तो 2 महीने का इन्होंने इसलिए इंतजार किया था क्योंकि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था रावी नदी के तट पर। नेहरू जी ने बोला था, झंडा फहराया था। तो इस डेट का महत्व था, इसलिए 26 जनवरी के लिए इंतजार किया। तो लोग ये मानते नहीं, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने से पहले इसकी आखिरी बैठक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने प्रारूप पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से 8 महिलाएं भी थी। इसी दिन इसकी अंतिम बैठक भी हुई। 26 नवंबर 1949 को, इसके पहले जो मैंने बताया था, बहुत सारे प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। 2 महीने का इन्होंने वेट किया था। तो 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत कर लिया गया था। जो उसमें संविधान में डेट दी रहती है वो यही रहती है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं, ये डेट दी है। और इसके कितने 16 अनुच्छेद इसके उसी टाइम पे लागू हो गए थे, जैसे नागरिकता संबंधित 5, 6, 7, 8। इसके बाद चुनाव संबंधी अनुच्छेद, ये सब लागू हो गए थे, जो छोटे मोटे अनुच्छेद थे। फिर आ जाते हैं संविधान सभा। हाँ, संविधान सभा 2 कार्य करती थी। एक तो संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी क्योंकि संविधान बन रहा है। दूसरा करती थी संसद, क्योंकि देश को चलाना भी तो है। ऐसा थोड़ी है कि जब तक संविधान बन रहा तब तक देश नहीं चले। तो एक संसद के रूप में भी कार्य करती थी और जो सामान्य कानून थे वो भी पारित करती थी। तो जब ये संसद के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष होते थे GV मावलंकर, और जब ये संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते थे। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब देख लेते हैं संविधान सभा के कार्य। तो सबसे पहले इसने क्या किया, मई 1900, ये पहले नहीं बात का है, पहले डेटा ये दे दो। 22 जुलाई 1947 को इसने क्या राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को मैंने बताया 3 चीजें हुई थी। एक राष्ट्रगान इन्होंने अपनाया, मतलब जो आखिरी बैठक थी उसमें। दूसरा राष्ट्रगीत इन्होंने अपनाया, और तीसरा राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने क्या राष्ट्रपति चुना। तो ये आखिरी बैठक जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, वहां पर 3 काम होंगे। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, ये मतलब स्टार्टिंग में ही अपना लेंगे 22 जुलाई 1947 को। और मई 1949 में क्या होगा, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन यही संविधान सभा करेगी। तो इसमें लोग बोलते हैं कि राष्ट्रमंडल को अगर आपने चुन लिया है, महारानी उसकी अध्यक्ष थी। राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं इंडिया में। इसमें क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। राष्ट्रमंडल है क्या, जिन जिन पे अंग्रेजों ने राज्य किया, जिन जिन देशों पे,
वो सारे राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं जिन जिन पे। उसमें से कुछ अपवाद हैं, जैसे अमेरिका, ये कभी सदस्य नहीं रहा। दूसरी चीज़, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कभी, जिन पे अंग्रेजों ने शासन नहीं किया, वो इसके सदस्य हैं। तो राष्ट्रमंडल एक प्रकार का, मैक्सिमम इसमें वही देश है, इस टाइम शायद 53 के लगभग इसमें देश हैं राष्ट्रमंडल में। तो राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता चुन लेगा कि हाँ हम इसके सदस्य हैं, तो उसका हेड वो अपने आप मान लेगा कि हमारे इस राष्ट्रमंडल के मामलों के हेड कौन, क्वीन होंगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा वो रहा है कि राष्ट्रमंडल की आपने सदस्यता ग्रहण कर ली तो हमारी जो संप्रभुत्ता है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज ना हो जाए, बट ऐसा कुछ था नहीं। इंडिया फ्री है, कभी भी उससे हट सकता है, वो कभी भी शामिल हो सकता है। आगे आ जाते हैं। 1951-52 में हुए आम चुनाव तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में किसने कार्य किया है? यही संविधान सभा ने। जब चुनाव हो गया 51-52 में, नेहरू के नेतृत्व में एक फुल सरकार बनी, फिर ये चीज़ खत्म हो गई। संविधान सभा की अब कुछ समितियां देख लेते हैं। कुछ समितियां थी संविधान सभा की, जो कि बड़ी बड़ी समितियां जिनके बारे में पूछा जाता है। तो एक थी संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी संघीय संविधान, जो संघ का संविधान बन रहा था, जो प्रावधान संघ से रिलेटेड थे, तो वो एक समिति थी। उसके भी कौन हेड थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ मतलब क्या होता है? केंद्र। तो केंद्र से संबंधित जो दोनों मामले थे वो जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। प्रांतीय संविधान जो बन रहा था वो सरदार पटेल देख रहे थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातियों, इनसे संबंधित जो प्रावधान थे उस पर क्या परामर्श देने हेतु एक समिति थी, और उसकी अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। आगे आ जाते हैं। मौलिक अधिकारों पे एक उप समिति थी, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर JB कृपलानी। प्रक्रिया नियम संचालन समिति कौन है इसके? अभी आप देखोगे जो स्पीकर होता है लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो 3 समितियों का अपने आप पदेन अध्यक्ष होता है। 3 ही समितियां, वो कौन सी ये होती हैं? सामान्य प्रयोजन कार्य मंत्रणा समिति। तो यही सेम चीज यहाँ पे है कि प्रक्रिया नियम कैसे संचालन हो संविधान सभा का, प्रक्रिया क्या हो, नियम का हो, इन समितियों के कौन रहेंगे? जो संविधान सभा के अध्यक्ष रहेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ से लगा सकते हो अनुमान। राज्यों के लिए समिति क्या है? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों को कैसे क्या किया जाए, हाँ राज्यों का एनेक्सेशन कैसे किया जाए, राज्यों को देश से कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए एक समिति थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए बीजेपी इनको दोष देती है कि जो कश्मीर का विलय था वो वाला डिपार्टमेंट इनके पास था, ना कि गृह मंत्री के पास, इसलिए वो विलय नहीं हो पाया। प्रारूप समिति, अब सबसे महत्वपूर्ण समिति यही थी। इसीलिए BR अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर, उनको संविधान का पिता बोला जाता है, क्योंकि प्रारूप मतलब ड्राफ्ट के बारे में समझा देता हूँ क्या होता है। जब कोई बिल आता है, जब कोई कानून बनाना होता है, तो उसको पेज पे लिखना होता है, पूरा एक प्रारूप तैयार होता है कि हाँ ये है, इससे रिलेटेड है। स्टार्टिंग में जैसे आपने अभी पढ़े होंगे वन दरोगा में कि सारे अधिनियम पढ़े हैं, खासतौर से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वगैरह। तो पहले पेज पे क्या होगा? संक्षिप्त नाम और विस्तार, दूसरे पे परिभाषा, ऐसे करके 70-80 पेज का ड्राफ्ट होता है, जिसमें एक एक धारा, एक एक अनुच्छेद का डिटेल में जिक्र होता है। तो ये होता है प्रारूप। ये प्रारूप जब तैयार करना था तो इसमें क्या होता था कि बहुत तर्क वितर्क हुए थे। भीमराव अम्बेडकर के पास ऐसे तर्क हुआ करते थे कि कोई व्यक्ति के भी तर्क को काट के अपनी चीज़ें कन्विंस कर लेते थे पूरी सभा को। तो ये इसके अध्यक्ष थे, और इसमें और भी मेंबर्स थे। तो सबसे पहले इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। इसमें कितने थे? 7 सदस्य थे। पहले भीमराव अम्बेडकर, दूसरे N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसको याद करना है तो ये दोनों लोग साउथ के हैं, अयंगर और अय्यर। फिर डॉक्टर KM मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 2 मेंबर ये थे। इसके बाद N माधव राव और TT कृष्णमाचार्य, ये बाद में आए थे, पहले कोई और था, जैसे BN मित्र थे, तो ये इनकी जगह ली थी। इन्होंने बीमारी के कारण क्या त्यागपत्र दे दिया था। और DP खेतान थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद आए थे TT कृष्णमाचार्य। तो TT कृष्णमाचार्य, N माधव राव 2 ये हो गए, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डॉक्टर KM मुंशी 2 ये हो गए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और N गोपाल स्वामी अयंगर। और भीमराव अम्बेडकर तो थे ही थे, ये इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। अब आते हैं प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया पहला प्रारूप कब? 1948 फरवरी में प्रकाशित हुआ। जो इन्होंने पहला संविधान का प्रारूप तैयार किया ड्राफ्ट, उसको क्या फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। अब इसको रख दिया इन्होंने संविधान सभा के सामने। संविधान सभा में फिर सुझाव दिए लोगों ने, संशोधन सुझाए कि ये संशोधन वो, तो 8 महीने का टाइम दिया गया कि संशोधन सुझाव आप लोग। जब 8 महीने के टाइम के बाद दोबारा फिर से ये रखा गया, दूसरा प्रारूप जो तैयार हो गया है वो अक्टूबर 1948 में।
फिर 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप इसका पेश किया गया और संविधान को पहली बार इसी टाइम पे पढ़ा गया, मतलब 4 नवंबर 1948 को संविधान को पहली बार पढ़ा गया। अब आते हैं, देखो जब फाइनल उसके लिए वोटिंग के लिए रखा गया और सब लोगों ने साइन कर दिए, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रस्ताव रखा था, कौन सा, दी कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पार्ट। ये प्रस्ताव पेश किया और यही पास हो गया था, यहाँ से संविधान बन गया था, तो ये नाम आ सकता है। फिर 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, जो मैंने बोला कि संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ माना जाता है, इसी दिन संविधान दिवस भी मनाते हैं हम लोग, लेकिन 2 महीने पहले पूरा संविधान बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। चूंकि ये डेट बहुत महत्वपूर्ण थी 26 जनवरी, इसलिए 2 महीने इंतजार किया गया, लेकिन इस दिन कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, जैसे नागरिकता, तदर्थ संसद, एक संसद, अस्थायी संसद, अस्थायी तथा परिवर्तनशील नियम, ये सब लागू हुए थे चुनाव संबंधी नियम। संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए? सत्र होता है जिसमें बहुत सारी बैठकें होती हैं, तो टोटल 11 सत्र हुए। एल.एन. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे, तो जो मुख्य ड्राफ्टमैन थे वो कौन थे संविधान सभा के? एल.एन. मुखर्जी। फिर दूसरे H.B.R. अयंगर संविधान सभा के सचिव, तो संविधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब तो आपको पता है, लेकिन क्या संविधान सभा के सचिव पता है? वो थे H.B.R. अयंगर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति इनके बारे में पूछा जाता है, संविधान देखोगे जो मुख्य संविधान है, मुख्य प्रति है, वो हाथ से लिखी गई है कैलीग्राफी में सजावट के आधार पर, तो उस प्रति के लेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये प्रमुख सुलेखक थे। जब ड्राफ्ट बन रहा था तो जो चीज़ फाइनल हो जाती थी, वोटिंग हो जाती थी, उसको ये लिख देते थे बेहतरीन अपनी हैंड राइटिंग। तो जो संविधान की मुख्य प्रति आज भी संरक्षित है वो इन्हीं की राइटिंग में है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो संविधान सभा यहाँ पे खत्म हो गई आपकी। आगे हम लोग सीधा आ जाएंगे प्रस्तावना पर। प्रस्तावना से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्लास में आपका प्रस्तावना भी हो जाएगा खत्म, मतलब प्रीएम्बल, नागरिकता, ये 2 चीज़ें तो आपकी खत्म हो जाएंगी, और संघ और राज्य वाला जो स्टार्टिंग 1 से लेके 4 तक के अनुच्छेद है, मतलब टोटल आपकी प्रीएम्बल और 1 से लेके 11 तक के अनुच्छेद खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सीधा मूल अधिकार पे आ जाएंगे। तो चलिए ऐसे ही स्पीड से पढ़ते रहिए। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया वो इस ऐप को शेयर कर दें, ऐप को भी शेयर कर दें, यूट्यूब पे भी चैनल भी बताएं, जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ पाएँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।